नमस्ते सभी को। आज हमारी एग्रीकल्चर की क्लास है। तो आज हम बात करेंगे कृषि के बारे में। हरियाणा भारत का कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। हरियाणा की लगभग 86% भूमि कृषि योग्य है। हरियाणा की लगभग 86% भूमि है वो कृषि योग्य है। आज हमारी कृषि की क्लास है तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री क्लास थी उसके बारे में हमने बात किया। उसमें हम पशुपालन के बारे में पढ़ा और आज हम कृषि के बारे में बात करेंगे। तो जो कृषि है, हरियाणा है वो भारत का कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। हरियाणा में 86% भूमि कृषि योग्य है। बात करें हरियाणा में मुख्यतः दो ही फसल बोई जाती है, जिसमें दो फसल है। एक तो है रबी की फसल, एक है खरीफ की फसल। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी, ये बात पूछी जाती है। तो इसमें देखो, वैसे तो ये बात सभी को पता होगी कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। तो जिन भी साथियों को नहीं पता उनके बारे में एक बात बताता हूँ। देखो, मुख्यतः दो ही फसल होती है, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल। गेहूं में दो अक्षर हैं, रबी में दो अक्षर हैं, खरीफ में तीन अक्षर हैं, चावल में तीन अक्षर। जब आपको पता चल गया यहाँ पर गेहूं है, फिर देखो चना, चने में भी दो अक्षर हैं, रबी में भी दो अक्षर हैं। बात करें बाजरा की, बाजरा में भी तीन अक्षर हैं और चावल में भी तीन अक्षर है, खरीफ की फसल होगी। तब आपको पता है कि गेहूं चना है, तो उसके साथ और कौन सी चीजें बोई जाती हैं। एक तो सरसों, ठीक है, मटर, राई, आलू, अरहर, ये फसल है रबी की फसल। ठीक है, यहाँ पर देखो बाजरा, ज्वार, कपास, ये जो चीजें हैं, चावल, ये फसल है, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। फिलहाल देखो, खरीफ की फसल चल रही है, तो इसे बात करें और कौन सी फसल कहते हैं, तो सावनी फसल। सावनी फसल कहते हैं क्योंकि ये सावन में बोई जाती है। जो बाजरा है ये कब बोया जाता है, चावल कब बोया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि अब महीना कौन सा चल रहा है, जुलाई अगस्त, इसमें ये बोई जाती है, तो इसे सावनी फसल कहते हैं। और अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। तो ये बात हो गई खरीफ की। इससे विपरीत देखो, अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है रबी की फसल, और मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है, ये रबी की फसल है। इसे अगर इसे सावनी फसल कहते हैं तो इसे आषाढ़ी फसल कहते हैं, आषाढ़ी फसल। तो ये चीजें हैं, ये याद रखनी है रबी और खरीफ के बारे में। रबी की फसल है तो देखो, आमतौर पर दो ही जो अनाज है वो खाए जाते हैं, गेहूं और चावल। ठीक है, तो गेहूं है वो रबी की फसल, खरीफ की फसल है चावल, क्योंकि इसमें तीन अक्षर, इसमें तीन, रबी में दो, गेहूं में दो। ठीक है, इसके बाद गेहूं के बाद में आप याद रख सकते हो चना, दो अक्षर है। ठीक है, गेहूं चना के साथ कौन सी फसल बोई जाती है, सरसों बोई जाती है, मटर, राई, आलू, अरहर, ये बोई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ज्वार, बाजरा और मक्का, ये फसल बोई जाती है। ये है खरीफ की फसल। तो ये चीज याद रख लेना, खरीफ की फसल को सावनी फसल कहते हैं, और ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। एक फसल और है जो, ये रबी की जो कटाई, रबी की कटाई और खरीफ की बुआई, खरीफ की बुआई, इससे इनके बीच में बोई जाती है, वो फसल है एक जायद की फसल। वो कौन सी फसल है, जायद की फसल। जो जायद की है ना, इसे चारा फसल भी कहते हैं, चारा फसल। जायद की फसल को चारा फसल भी कहते हैं। ये जायद की फसल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें आती है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज।
ये जायद की फसल है। तो हम पहले बात करेंगे जो रबी की फसल है, इन फसलों के बारे में बात करेंगे, फिर इनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो बात करेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं, सबसे पहले देखो गेहूं है, विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? विश्व में सबसे ज्यादा चीन में होता है गेहूं। गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चीन में होता है। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं होता है? तो आप याद रख लेना, यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं होता है? वो याद रखना है आपको, सिरसा। ये चीज याद रख लेना, विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है? चीन में। भारत में किस राज्य में होता है? यूपी में होता है। ठीक है। हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं होता है? तो वो याद रखना है, सिरसा में होता है। गेहूं की यदि बात करें, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रीटरिकम। ट्रीटरिकम, ये इसका साइंटिफिक नेम है गेहूं का। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल, सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। दूसरे नंबर पर चावल है। हरित क्रांति है, हरित क्रांति, वो हरित क्रांति आई थी ये 1966 में गेहूं के लिए। पहली हरित क्रांति गेहूं के लिए आई थी, गेहूं को बढ़ावा देने के लिए आई थी। दूसरी आई थी जो 1983 में, वो आई थी चावल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। जिसका जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और भारत में स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये चीज याद रख लेना। ठीक है। गेहूं की बात हो गई। गेहूं के बाद में एक चीज, इनकी किस्में पूछी जाती है। इनकी किस्में कौन कौन सी किस्में हैं? इनकी किस्में कौन कौन सी है गेहूं की? तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो, एक है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, ठीक है। एक है सप्तरा, एक है सोनाली, ठीक है। एक है जसराज, प्रताप, एक है कुंदन, ठीक है। उसके बाद एक है मालवा शक्ति, एक है मालवा रतन, एक GW 173, ठीक है। एक है GW 273। उसके बाद और बच गए एक जनक अर्जुन, ठीक है, करणादित्य। ये जो है, ये एक लाल बहादुर, लाल बहादुर, ये है कुछ जो किस्में हैं, ये गेहूं की किस्में हैं, प्रमुख किस्में हैं। वैसे तो बहुत सी किस्में हैं गेहूं की, लेकिन ये कुछ किस्में हैं जो आपको याद रखनी है, गेहूं की किस्में हैं। तो गेहूं के बारे में देखो सभी को पता होना चाहिए क्या क्या है। वैज्ञानिक नाम जो साइंटिफिक नेम है वो है टीटविक्रम, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पर होता है? चीन में सबसे ज्यादा होता है। भारत में कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। हरियाणा में कहाँ पर होता है? सिरसा में होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली कौन सी फसल है? गेहूं है। दूसरे नंबर पर चावल है। ये हरित क्रांति है, पहले तो आई थी, पहली हरित क्रांति गेहूं को बढ़ावा देने के लिए आई थी, दूसरी हरित क्रांति चावल को बढ़ावा देने के लिए आई थी। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और भारत में स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये चीज यहाँ से याद रखनी, हरित क्रांति की किसमें है, ये कौन कौन सी है गेहूं की? राजलक्ष्मी, सप्तरा, सोनाली, जसराज, प्रताप, कुंदन और मालवा शक्ति, मालवा रतन, GW 173, GW 273, जो जनक अर्जुन, करणादित्य और लाल बहादुर, ये हैं, ये कुछ किस्में हैं जो गेहूं की हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखो, देखो गेहूं के बाद में हम बात करेंगे चना के बारे में। जो चना है, चना है ना, चना, चना हरियाणा के पश्चिम में, हरियाणा के पश्चिम भाग में होता है चना, ठीक है। जैसे चना है वो ज्यादा भिवाड़ी में होता है, भिवाड़ी में, हिसार में, और महेंद्रगढ़ में भी होता है।
ये यहाँ पर होता है फतेहाबाद में। तो चना है वो ज्यादा होता है, इसके बारे में आपको ज्यादा बात ये नहीं याद रखनी है। उसके बाद है सरसों। सरसों है, ये पहले महेंद्रगढ़ में ज्यादा होती थी और अब भिवानी में। तो ये याद रखना, सरसों है ये ज्यादा होती है। उसके बाद में देखो एक फसल है गन्ना। ये याद रखना है, गन्ना है ना, गन्ना, गन्ना को ये याद रखनी कि गन्ने की फसल को वर्षा ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, ये याद रख लेना। और पानी की अधिक चाहिए पानी गन्ने की फसल को। और जो गन्ना है, गन्ना एक है शोध शोध संस्थान। ये कहाँ पर है? लखनऊ, लखनऊ में है। ठीक है, ये याद रख लेना, गन्ना शोध संस्थान है, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है। और पानी की जरूरत इसे ज्यादा पड़ती है। एक चीज ये भी याद रख लेना कि गन्ने को विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर होता है, तो वो याद रख लेना, ब्राजील में होता है सबसे ज्यादा। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। और गन्ना बात करें भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो वो याद रख लेना, यूपी में ज्यादा होता है। गन्ना है जो भारत में तो किस राज्य में होता है? यूपी में ज्यादा होता है। विश्व में ब्राजील में ज्यादा होता है। वर्षा की मात्रा अधिक होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, पानी अधिक होना चाहिए, पानी की जरूरत अधिक पड़ती है। तो ये चीज याद रख लेना। और जो गेहूं है, ये जो गन्ना है, ये शोध संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ठीक है, तो सरसों हो गई, चना हो गया और गन्ना हो गया। ठीक है, तो ये जो फसलें हैं, ये रबी की फसलें हैं जो आपको याद रखनी है। एक ये और याद रख लेना कि जो भी किसकी किस्म है, ये जो कौन सी फसल है, रबी की फसल है, जो हिसार में ज्यादा होती है। ठीक है, जो ज्यादा कहां पर होता है? हिसार में होता है। अब बात करेंगे चावल के बारे में। चावल, साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, चावल, चावल का नाम क्या है? वैज्ञानिक नेम ओरिजा स्टीवा। इसका वैज्ञानिक नाम है ओरिजा स्टीवा, ओरिजा स्टीवा, ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चावल की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बात करें, अंतरराष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा में है, कटक। जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ये तो मनीला, फिलीपींस में है। केंद्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र है, ये उड़ीसा, कटक में है। चावल की जो बात करें, वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा स्टीवा, इसका वैज्ञानिक नेम है। चावल की बात करें, चावल विश्व में सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, चीन में सबसे ज्यादा चावल होते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर होते हैं? चीन में होते हैं। और बात करें भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल होते हैं, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल। हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा चावल होते हैं, तो एक तो ये याद रख लेना, करनाल, एक कैथल, एक कुरुक्षेत्र और एक जींद। इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा चावल होते हैं। और बात करें कि करनाल में तो बासमती चावल, करनाल का जो बासमती चावल है, ये पूरे भारत में विश्व में प्रसिद्ध है, बासमती चावल करनाल का। ठीक है, कैथल में किस्में ज्यादा पाई जाती है, किस्में, चावल की किस्में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। और कुरुक्षेत्र में भी चावल अधिक होता है और जींद में भी चावल अधिक होता है, ये चीज याद रखेगा। उसके बाद एक चीज ये याद रखनी है कि जो धान है, चावल को धान भी कहते हैं, धान की खेत में क्या पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन CH4, जिसे माइन गैस कहते हैं। तो ये याद रख लेना, मीथेन गैस है वो पाई जाती है धान के खेत से। एक चीज ये याद रखनी है कि चावल है, चावल को साफ करने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो विटामिन है वो B12, विटामिन B12 है वो खत्म हो जाता है चावल को साफ करने से।
ठीक है। और इसके खेत से, धान के खेत से कौन सी वो निकलती है गैस, तो मीथेन गैस। तो ये याद रखिएगा। तो ये चावल की कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे है, बात करेंगे कपास के बारे में। उसके बाद बात करेंगे, देखो कपास के बारे में। कपास है सफेद सोना। कपास को क्या कहते हैं, सफेद सोना। कपास दो प्रकार के हैं, एक तो देसी कपास, एक अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास और देसी कपास, ये दो प्रकार के कपास। सफेद सोना कहते हैं। कपास विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, अमेरिका में। ये याद रख लेना, अमेरिका में सबसे ज्यादा कपास होता है। और बात करें भारत में सबसे ज्यादा कपास कहां पर होता है, गुजरात में। भारत में सबसे ज्यादा कपास कहां पर होता है, गुजरात में होता है। इसके लिए काली मिट्टी, काली मिट्टी होनी चाहिए कपास के लिए। ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा कपास अमेरिका में और चीन में होता है। दो प्रकार के कपास है, अमेरिकन कपास और देसी कपास। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो, एक बात करें कि खरीफ की फसल में एक है बाजरा। बाजरा सबसे ज्यादा भारत में होता है। बात करें भारत में, बात करें हरियाणा में, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो बाजरा है वो कहाँ पर होता है, भिवानी में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ पर होता है, भिवानी में होता है। ठीक है, बाजरा। और हरियाणा के पश्चिमी भाग में, हरियाणा के पश्चिमी भाग में अधिक होता है बाजरा। ठीक है। उसके बाद एक फसल है मक्का। मक्का, ये जो मक्का है इसमें जो पानी है उसकी कम जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत कम पड़ती है। और मक्का ज्यादा कहाँ पर होती है, तो पंचकुला में, पंचकुला में, अम्बाड़ा में, यहाँ पर मक्का है ये अधिक होती है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। और बात करें भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होती है मक्का, तो वो याद रख लेना, कर्नाटक में सबसे अधिक होती है। भारत के किस राज्य में मक्का सबसे अधिक होती है, तो वो याद रख लेना, कर्नाटक में होती है। विश्व में बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर होती है मक्का, तो वो याद रख लेना, कपास, मक्का, अमेरिका, अमेरिका में। विश्व में सबसे ज्यादा मक्का कहाँ पर होती है, अमेरिका में होती है। और कपास भी ज्यादा अमेरिका में होता है। किस राज्य में मक्का अधिक होती है, भारत के कर्नाटक में। और किस जिले में मक्का अधिक होती है, पंचकुला में। पानी की मात्रा कम चाहिए मक्का को। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। उसके बाद देखो, बात करेंगे फसल। फसल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो, एक तो याद रखना है सिरसा। सिरसा में कौन कौन सी फसलें होती है। सबसे पहले देखो, एक तो गेहूं होता है, कपास, आंवला। आंवला तो ये याद रख लेना, खट्टे फल। ये याद रख लेना, खट्टे फल है वो ज्यादा कहां पर होते हैं, सिरसा में। भिवानी की बात करें, बाजरा, चना, ठीक है, और सरसों याद रख। ठीक है, पहले महेंद्रगढ़ में अधिक होती थी, अब भिवानी में अधिक होती है सरसों। उसके बाद याद रख लेना, गुरुग्राम में क्या क्या अधिक होते हैं, तो एक तो ये याद रख लेना कि प्याज, मेथी और गेंदे के फूल। ठीक है, तो ये याद रख लेना, गेंदे के फूल, गेंदे। ठीक है। उसके बाद पानीपत में क्या ज्यादा है, गुलाब। ठीक है। तो और बात करें कि सोनीपत में, सोनीपत में क्या क्या है, एक तो याद रखना है बेर, एक खुम्बी, मशरूम, और एक फूल गोभी, फूल गोभी। तो ये है, ये सोनीपत में अधिक होती है। तो सोनीपत में क्या क्या अधिक है, बेर अधिक है, और
खुम्बी और फूल गोभी। करनाल में कुकुबिट्स और लहसुन। करनाल में क्या क्या है? करनाल में है लहसुन। ठीक है, तो ये कुछ फसलें हैं वो याद रखनी है। और बात करें यमुनानगर में पपीता, आम, ये यमुनानगर में अधिक होते हैं। आम अधिक अम्बाड़ा में भी होते हैं और यमुनानगर में भी अधिक होते हैं। ज्यादा आम अम्बाड़ा में अधिक होते हैं। ठीक है, हल्दी, मिर्च, ये भी अधिक कहाँ पर होते हैं? यमुनानगर में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद देखो, सबसे कम फल और सब्जी कौन से जिले में होते हैं? तो वो याद रख लेना, महेंद्रगढ़। तो ये याद रख लेना, सबसे कम जो फल और सब्जी होते हैं वो महेंद्रगढ़ में होते हैं। एक बात करें कि फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? फल उत्कृष्टता केंद्र ये मंजियाना में है। मंजियाना सिरसा में है। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? मंजियाना सिरसा में है। ये बागवानी परियोजना। ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद एक बात करें कि एशिया की सबसे बड़ी दूसरी अनाज मंडी वो लाडवा कुरुक्षेत्र में है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो लाडवा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, एक ये याद रख लेना कि जो ये फूलों की मंडी, फूलों की मंडी और प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये याद रखना है, आपको सभी को पता है एशिया की दूसरी बड़ी अनाज मंडी, दूसरी बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? लाडवा में है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद देखो, एक तो आपको याद रखना है आम। आम की यदि बात करें तो जो आम है वो ज्यादा कहाँ पर है? अम्बाड़ा में और यमुनानगर में। और यमुनानगर और बात करें बनारस है, बनारस का जो लंगड़ा आम है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, लंगड़ा आम है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, याद रख लेना। ठीक है, वर्ल्ड फेमस है, पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है जो बनारस का लंगड़ा आम है वो। ठीक है, और बात करें आम की, अगर किस्में की यदि बात करें कौन कौन सी किस्में हैं आम की, तो वो याद रख लेना। एक तो है चौसा, तोतापुरी, लंगड़ा, दशहरी, हिमरस, सागर से हिमसागर। ठीक है, बादामी, केसर, ये है, ये कुछ है, ये आम की कुछ किस्में हैं वो आपको याद रखनी। ठीक है, तो याद रख लेना ये आम की कुछ किस्में हैं। और एक ये याद रख लेना कि बात करें सब्जी में आलू की, तो आलू है, ये आलू की और बात कर लेते हैं एक बार कि जो आलू है वो कहाँ पर ज्यादा होता है? वो आपको याद रखना है, आलू है वो कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है। आलू है ये कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है। आलू है कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, आलू है वो कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है। एक आलू उत्कृष्टता केंद्र और याद रखना, आलू उत्कृष्टता केंद्र नीलोखेड़ी करनाल में है। आलू है वो उत्कृष्टता केंद्र नीलोखेड़ी करनाल में, नीलोखेड़ी करनाल में आलू उत्कृष्टता केंद्र। आलू अधिक कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ये चीज याद रख लेना। उसके बाद एक चीज ये और याद रख लेना कि जो केंद्रीय केंद्रीय शोध संस्थान, शोध संस्थान ये कहाँ पर है? तो शिमला, याद रखना। ठीक है, ये कहाँ पर अधिक है? जो आलू है कुरुक्षेत्र में अधिक होता है। आलू उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? नीलोखेड़ी करनाल में है। केंद्रीय शोध संस्थान है आलू का वो कहाँ पर है? शिमला में है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो ये हमारी जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो तो कंप्लीट होती है। उसके बाद यदि
ये तो हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद देखो बात करेंगे पशुपालन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे पशुपालन। इससे पहले एक बार वीडियो देख लेते हैं। सही है, ठीक है। पशुपालन की बात करते हैं। देखो भारत में मिश्रित कृषि की जाती है, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, बात करें पशुपालन में। पशुपालन में क्या होता है कि पशुपालन की जनगणना होती है, वो कितने वर्ष बाद होती है? 5 वर्ष बाद होती है। ठीक है, लोगों की जनगणना है वो 10 वर्ष बाद होती है। पहली जनगणना जो लोगों वाली हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। और बात करें 10 की जो लगातार वाली जनगणना 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, और पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और उसके बाद 1900 हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में हुई थी। तो वो लोगों की बात है, वो अलग छोड़ो। पशुपालन की जनगणना 5 वर्ष बाद होती है। पहली हुई थी कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है, हरियाणा की पहली कब हुई? 1967 में हुई। ठीक है, 19वीं जनगणना है वो कब हुई? 2012 में। पशुओं की बात कर रहा हूं मैं। 20वीं जनगणना कब होनी है? 2017 में। लेकिन ये 2017 में हुई नहीं। ये कब हुई? ये हुई 2019 में। इसके आंकड़े सामने कब आए? 2020 में। और इसमें क्या आंकड़े सामने आए वो आपको याद रखना है, 71.26 या 7, 126, 49, 7, ये भी याद रख सकते हो। ये पशुधन सामने आया, ये पशुधन सामने आया। ठीक है, इसमें बात करें सबसे ज्यादा पशुधन किस जिले में सामने आया? हरियाणा के किस जिले में आया? तो वो आपको याद रख लेना, हिसार में सबसे ज्यादा पशुधन सामने आया। पशुधन सबसे ज्यादा कहां पर सामने आया? हिसार में सामने आया। कम पशुधन कहां पर सामने आया? तो वो याद रख लेना, पंचकुला में कम पशुधन सामने आया। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं। कम पशुधन है वो पंचकुला में सामने आया। ठीक है, बात करें ये जो जनगणना है, ये जनगणना किसने करवाई? तो जो डेयरी विभाग वालों ने करवाई। ये जो जनगणना है ये डेयरी विभाग वालों ने करवाई। और किससे करवाई? जो टैबलेट डिजिटल माध्यम से ये जनगणना करवाई गई। तो ये चीज याद रख लेना, ये तो है जनगणना के बारे में बात। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा पशुधन है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशुधन है। उसके बाद हम एक एक टॉपिक से बात करेंगे। पशु जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके बारे में बात करेंगे, पशुपालन के बारे में। ये तो जनगणना है वो आपको पता चल गई होगी, डेयरी विभाग वालों ने करवाई। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखो बात करेंगे हम भैंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भैंस के बारे में। भैंस है, देखो भैंस का जो वैज्ञानिक नेम है वो है बुवेलिस। बुवेलिस, ये इसका वैज्ञानिक नेम है, बुवेलिस। बुवेलिस है ये भैंस का वैज्ञानिक नेम है। बात करें जीवन काल की, भैंस का जो जीवन काल है, जीवन काल ये 20 से 22 वर्ष का होता है। 20 से 22 वर्ष का होता है भैंस का जीवन काल। ठीक है, बात करें गर्भ काल की, भैंस का जो गर्भ काल है वो 310 दिन का होता है। ठीक है, ये यहां से याद रखनी है। जो भैंस के दूध में जो फैट है या वसा की मात्रा है ये कितनी होती है? 6 से 10% तक होती है। ये वसा की मात्रा होती है 6 से 10% तक फैट की मात्रा होती है भैंस के दूध में। ठीक है, बात करें भैंस है वो विश्व में, विश्व की 57% भैंस भारत में है। ठीक है, भारत में बात करें कि जो दूध है, जो दूध है हमें 55% दूध है वो भैंसों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भैंसों से प्राप्त होता है 55% दूध। ये चीज याद रख लेना यहां से। ठीक है, उसके बाद देखो एक भैंस में एक नस्ल है हरियाणा की जिसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जिसे मुर्रा कहते हैं। मुर्रा, मुर्रा एक नस्ल है जो हरियाणा में ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ब्लैक गोल्ड पुर्तगाली है वो काली मिर्च को कहते हैं, और एनसीईआरटी वाले ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को मानते हैं। ठीक है, तो जो मुर्रा एक भैंस की जो है नस्ल है वो मुर्रा भैंस है, इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। मुर्रा भैंस ज्यादा कहां पर है, कौन से जिले में ज्यादा है? तो वो याद रख लेना, जींद में ज्यादा है। मुर्रा भैंस ज्यादा कहां पर है? जींद में ज्यादा है। ठीक है, एक भैंस के साथ होता है एक जोटा।
या हम भैंसा भी कह देते हैं, भैंसा। ये भी ज्यादा कहाँ पर है, जींद में ज्यादा है। ठीक है, ये भी ज्यादा कहाँ पर है, जींद में ज्यादा है। और उसके बाद देखो बात करेंगे, भैंस में ही बात करें कौन कौन सी नस्लें हैं, नस्लें तो वो आपको याद रखनी है। एक तो सबसे पहले तो देखो मेहसाना, ठीक है, मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, भदावरी। ये जो भदावरी भैंस है, इसमें दूध में जो फैट है वो मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 12% के अलावा। ठीक है, तो ये याद रखने, भदावरी जो भैंस है इसके दूध की जो फैट की मात्रा अधिक होती है। एक है गोदावरी, ठीक है, एक सुरती लिखवा दिया, एक है संबलपुरी, ठीक है, एक है तराई। तो ये भैंस की है, ये कुछ नस्लें हैं। नीली रावी, नीली रावी। तो ये भैंस की कुछ नस्लें हैं जो आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये भैंस के बारे में है। जीवन काल 20 से 22 वर्ष, गर्भकाल 310 दिन, वसा की मात्रा 6 से 10%, दूध 57, विश्व में 57% भैंस है वो भारत में है। ठीक है, 55% दूध प्राप्त होता है हमें भैंसों से। ये चीज याद रखनी है भैंस के बारे में। एक ये याद रख लेना कि भारत में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पर है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा भैंस है, तो वो याद रखना यूपी में सबसे ज्यादा भैंस है भारत में। ठीक है, एक बार एक पेपर, एक नस्ल है वो एक नागपुरी, और याद रखना है नागपुरी, नागपुरी महाराष्ट्र की। ठीक है, ये नागपुरी नस्ल है। एक ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि मोजरेला पनीर, मोजरेला जो पनीर है वो किसके दूध से बनता है, तो ये भैंस के दूध से बनता है मोजरेला पनीर। एक ये याद रख लेना कि जो जुगाली होती है, जुगाली, भैंसे जुगाली करती है। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनकी अमावस्या में 4 भाग होते हैं। जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनकी अमावस्या में 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो ये भैंस की बातें हैं, कुछ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करेंगे। अगली हम बात करेंगे, पशु है गाय, गाय के बारे में बात करेंगे। गाय का जो वैज्ञानिक नेम है वो है बोस इंडिकस, ये है वैज्ञानिक नेम गाय का। ठीक है, गाय की बात करें, जीवन काल की, जीवन काल की बात करें तो 20 से 22 वर्ष। अगर बात करें गर्भ काल की, 280 दिन। ठीक है, गर्भ काल कितना है, 280 दिन है। ठीक है, उसके बाद देखो बात करें चारा, 10 से 12 केजी। पीछे वाले हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि एक स्वास्थ्य जो गाय होती है, स्वास्थ्य स्वस्थ गाय होती है, उसके शरीर की रक्षा करने के लिए कितना दाना देना चाहिए, तो चारा है 10 से 12 केजी। और जो दाना है ये 2 से 2.5 केजी दाना चाहिए। एक स्वस्थ जो गाय होती है उसके शरीर को बचाने के लिए कितना दाना चाहिए उसे, 2 से 2.5 केजी। ठीक है, एक ये याद रखना है कि जो गाय का दूध है वो पीला, वो पीला होता है, वो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण पीला होता है गाय का दूध। गाय का दूध है वो पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण पीला होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, और एक चीज ये याद रख लेना कि एक जो संकर बछिया होती है इसके पहले ब्यात की उम्र कितनी होती है, उम्र, पहले ब्यात की, पहले ब्याने की उम्र क्या होती है, 36 से 40 महीने। ठीक है, ये उम्र होनी चाहिए। बात करें गाय में नस्लें कौन कौन सी है, नस्लें, गाय की कुछ प्रमुख नस्लें हैं, जिसमें एक तो है लाल सिंधी, लाल सिंधी, ठीक है, देसी गाय है, थार पारकर है, ठीक है,
साहीवाल है। साहीवाल है सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय, ये याद रख लेना। सबसे ज्यादा दूध देने वाले गाय कौन सी है? साहीवाल है। एक द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी। द्विकाजी नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज है, कांकरेज। बात करें सबसे भारी भारी नस्ल कौन सी है, तो याद रख लेना थार पारकर है, थार पारकर। तो इसमें याद रख लेना कांकरेज, कांकरेज, एक थार पारकर, ये लिखवाई दिया थार पारकर, साहिवाल, गिर। ठीक है। और इसमें एचएफ है, होरस्टल फीजन। ठीक है। जर्सी आती है, राठी आती है, आयरशायर। ये जो कुछ नस्लें हैं, ये गाय की प्रमुख नस्लें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है। एक देवनी, ये गाय की नस्लें, वो याद रख लेना। ठीक है। वैज्ञानिक नेम क्या है? बोस इंडिकस है। जीवन काल 20 से 22 वर्ष का होता है। गर्भ काल 210 दिन का होता है। भैंस का 310 दिन का होता है, गाय का 280 दिन का होता है। चारा 10 से 12 केजी चाहिए। ठीक है। दाना इसे 2 से 2.5 केजी चाहिए। और इसका जो दूध है वो पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। ये चीज याद रख लेना। उसके बाद देखो आगे बात करेंगे ऊंट के बारे में। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ऊंट के बारे में। ऊंट, ऊंट है, ये 3 कुबड़ होता है, 3 कुबड़। ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमिलस। ये वैज्ञानिक नेम होता है, 3 कुबड़ होता है ऊंट, कैमिलस इसका वैज्ञानिक नेम होता है। ठीक है। बात करें इसका उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किस परिवार में आता है? तो कैमिलिडी परिवार में आता है। कैमिलिडी परिवार में आता है। कैमिलिडी परिवार में आता है। भैंस है, भैंस का परिवार नहीं बताया, कौन सी परिवार में आती है? भैंस है, वो बोविड परिवार में आती है, बोविड परिवार। भैंस है, कौन से परिवार में आती है? बोविड परिवार में आती है। ठीक है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और एक इसकी सबसे बड़ी आंत होती है, आंत भी इसकी सबसे बड़ी होती है। और एक ये याद रखना कि ये 2 घूंट में 57 लीटर पानी पी जाता है, 2 घूंट में 57 लीटर पानी ये पी सकता है। ठीक है। कैमिलस इसका वैज्ञानिक नेम है ऊंट का। और ये ऊंट बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो वैसे तो राजस्थान में है, भारत में। और बात करें हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा ऊंट है? तो सिरसा में है। ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सिरसा में है। ठीक है। और बात करें ऊंट की अगर प्रजनन केंद्र की, ऊंट का बात करें प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? सिरसा में है। ठीक है। और बात करें केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, केंद्रीय ऊंट जो प्रजनन केंद्र है, ये कहां पर है? ये बीकानेर में है। ठीक है। बीकानेर में है, राजस्थान में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? बीकानेर, राजस्थान में है। और एक ऊंटों का मेला लगता है, ऊंटों का मेला लगता है हरियाणा में। कहां पर लगता है? बरालू में लगता है, बरालू भिवानी में लगता है, बरालू भिवानी में लगता है। ठीक है। तो ये ऊंट की कुछ बातें हैं, ये याद रखनी है। एक बात करें कि ये है ना, जो ऊंट होता है, ये राजस्थान का राज्य विरासत पशु है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी है। और बात करें राजस्थान का जो राज्य विरासत पशु है, ये ऊंट है। राजस्थान का राज्य विरासत पशु है, वो कौन सा है? ऊंट है। ठीक है। अगर बात करें ऊंट की जीवन काल की ओर बात करते हैं, जीवन काल है ऊंट का 25 से 30 वर्ष का होता है। ऊंट का जीवन काल कितना होता है? 25 से 30 वर्ष का जीवन काल होता है। और बात करें गर्भ काल,
ऊंट का गर्भकाल 410 दिन का होता है। ऊंट का गर्भकाल कितना होता है? 410 दिन का होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऊंट का गर्भकाल कितना होता है? 410 दिन का होता है। और ये याद रख लेना कि जीवन काल कितना होता है? 25 से 30 वर्ष का होता है। ठीक है, 3 कुबड़ होते हैं। कैमिलस वैज्ञानिक नेम है, कैमिलिडी परिवार में आता है। भैंस वो बोविड परिवार में आती है। ठीक है, और उपनाम इसके हैं जो ये रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और राजस्थान का राज्य विरासत पशु है वो ऊंट है। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन सा है? हाथी है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। ऊंटों का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? भिवानी में लगता है, बरालू में। ठीक है, प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में है। ऊंट ज्यादा भी कहाँ पर है? सिरसा में है। ऊंट कम कहाँ पर है? अंबाला में है। और बात करें वैसे कैमिलिस इसका वैज्ञानिक नेम है, वो याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे बकरी की। बकरी की बकरी की बात करें, जीवन काल 12 से 15 वर्ष। बात करें गर्भ काल की, 155 दिन बकरी का। ठीक है, बकरी का जो बात करें वैज्ञानिक नेम है वो क्या है? वैज्ञानिक नेम केपरा हिरकन। ये इसका वैज्ञानिक नेम है, केपरा हिरकन। वैज्ञानिक नेम केपरा हिरकर। गर्भ काल 155 दिन, जीवन काल 12 से 15 वर्ष है। ठीक है, बकरी को और क्या क्या कहते हैं? तो ये याद रख लेना। एक तो गरीब की गाय, गरीब की गाय। गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। ठीक है, एक चलती फिरती डेयरी, चलती फिरती डेयरी। चलती फिरती डेयरी भी किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। एक वनस्पति, वनस्पति की दुश्मन। वनस्पति की दुश्मन भी किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। वैज्ञानिक नेम केपरा हिरकर। गर्भ काल 155 दिन का, जीवन काल 12 से 15 वर्ष। गरीबी गाय, चलती फिरती डेयरी, वनस्पति की दुश्मन। बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू में है। लोहारू, लोहारू भिवानी। बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? लोहारू भिवानी में है। ठीक है, बात करें नस्लें, वो याद रख लेना कौन कौन सी नस्लें हैं। एक तो गद्दी है, बिट्टल है, बर्बरी। ठीक है, जमुनापारी, चंपा। ये कुछ नस्लें हैं, ये बकरी की नस्लें हैं। इसमें जो बर्बरी है सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? बर्बरी है, बर्बरी बकरी। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बर्बरी है ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। ठीक है, एक पश्मीना, एक नस्ल है पश्मीना, एक है कश्मीरी। ये है, ये कुछ नस्लें हैं। सबसे ज्यादा दूध कौन सी बकरी देती है? बर्बरी देती है। बिट्टल, गद्दी, जमुनापारी, चंपा, पश्मीना, कश्मीरी, ये बकरी की नस्लें हैं। ठीक है, बात करें बकरी में, बकरी में बात करें सबसे टॉप पर कौन सा जिला आता है? तो याद रख लेना सिरसा है, वो सबसे टॉप पर आता है। कौन सा जिला आता है? सिरसा आता है। ठीक है, बात करें भारत में, भारत पूरे विश्व में भारत है वो बकरी में कौन सा स्थान है? तो वो याद रख लेना दूसरा स्थान है। बकरी में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भेड़ का कौन सा स्थान है, तो याद रख लेना तीसरा स्थान है वो भेड़ का है। ठीक है, और बात करें अंडे में, अंडे में भी तीसरा स्थान है। ठीक है, और बात करें मुर्गी में, मुर्गी में सातवां स्थान है। पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मुर्गी में सातवां स्थान है। अंडे में तीसरा है, भेड़ में तीसरा है। ठीक है, और मांस में कौन सा स्थान है? सातवां ही स्थान है। बकरी में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो ये चीजें याद रखनी है। बकरी को क्या क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहते हैं, वनस्पति की दुश्मन कहते हैं, और एक बात करें चलती फिरती डेयरी कहते हैं। जीवन काल 12 से 15 वर्ष का है, और गर्भ काल 155 दिन का है। वैज्ञानिक नेम केपरा हिरकर है। बकरी टॉप में सबसे ज्यादा सिरसा है। प्रजनन केंद्र लोहारू भिवानी में है। नस्लें गद्दी, बिट्टल, बर्बरी, जमुनापारी, चंपा, पश्मीना और कश्मीरी है, ये नस्लें हैं बकरी की। ये याद रख लेना। ठीक है।
उसके बाद देखो बकरी के बाद में बात करेंगे भेड़ की। उसके बाद देखो अब बात करेंगे भेड़ के बारे में। भेड़ की बात करें, जीवन काल 15 से 18 वर्ष, गर्भकाल 145 दिन। ठीक है, एक बात करें, भेड़ है ज्यादा कहां पर है? भेड़ ज्यादा है भिवानी में। भेड़ ज्यादा कहां पर है? भिवानी में। ठीक है, और बात करें भेड़ है, भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो याद रख लेना हिसार में है। भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिसार में है। ठीक है, एक बात करें कि जो भेड़ है सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़, ऊन सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? मेरिनो। मेरिनो सबसे ज्यादा भेड़ कौन सी देती है? ऊन देती है। सबसे ज्यादा ऊन कौन सी भेड़ देती है? मेरिनो देती है। ठीक है, मेरिनो का जन्म कहां पर हुआ? स्पेन में हुआ। ठीक है, और ऊन उतारने की विधि, ऊन उतारने की विधि, विधि को क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं। ऊन उतारने की विधि को क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये याद रख लेना कि वैज्ञानिक नेम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नेम है ओविस, ओविस एरीज, ओविस एरीज। भेड़ का जो वैज्ञानिक नेम है वो क्या है? ओविस एरीज है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? भेड़ प्रजनन केंद्र तो हिसार में है। और बात करें केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, बात करें केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? अविका नगर में है। अविका नगर राजस्थान, अविका नगर राजस्थान में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है ये अविका नगर राजस्थान में। ठीक है, तो ये भेड़ की कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। जीवन काल 15 से 18 वर्ष है। वैज्ञानिक नेम जो ओविस एरीज है। गर्भकाल 155 दिन का है। भिवानी में सबसे ज्यादा भेड़ है। ठीक है, भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। भैंस प्रजनन केंद्र भी हिसार में है। अश्व प्रजनन केंद्र भी हिसार में है। और सुअर प्रजनन केंद्र भी हिसार में है। भेड़ है वो ऊन है, वो सबसे ज्यादा ऊन कौन सी भेड़ देती है? तो वो याद रखना मेरिनो भेड़ देती है। और ये स्पेन में इसका जन्म हुआ मेरिनो का। और इसके ऊन उतारने की विधि को क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? अविका नगर में है, राजस्थान में। ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। उसके बाद देखो बात करते हैं प्रजनन केंद्र की। प्रजनन केंद्र कौन कौन से कहां कहां पर है वो याद रखने हैं। सबसे पहले देखो एक तो है फीसेट प्रजनन केंद्र, फीसेट प्रजनन केंद्र। ये जो फीसेट प्रजनन केंद्र है ये है मोरनी में, मोरनी पंचकुला में। ठीक है, चिड़िया प्रजनन केंद्र भी याद रख लेना। और तीतर प्रजनन केंद्र भी याद रख लेना। काला तीतर की जन्म स्थली कौन सी है? अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरसा में है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तीतर प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये कहां पर है? मोरनी पंचकुला में है। ये भी मोरनी पंचकुला में। तो ये याद रख लेना, तीनों के तीनों प्रजनन केंद्र हैं ये मोरनी पंचकुला में है। ठीक है, एक याद रखना है रेड जंगल, रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। और एक है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। ये पिंजौर पंचकुला में है। ये कहां पर है? पिंजौर में है, पिंजौर पंचकुला। ये कहां पर है? मोरनी पंचकुला। ठीक है, उसके बाद देखो एक प्रजनन केंद्र है चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र सभी को पता है कैरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? कैरू भिवानी में है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो मोर या मयूर, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो है जाबुआ में, जाबुआ रेवाड़ी में। ठीक है, वो कहां पर है?
जावा रेवाड़ी में है। ठीक है, एक ये याद रखना कि जो मगरमच्छ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है ये है भोर सदान में, जो कुरुक्षेत्र में है, भोर सदान कुरुक्षेत्र में है। एक है ब्लैक बक, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, ये है पीपली कुरुक्षेत्र में, पीपली कुरुक्षेत्र। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहां पर है? पीपली कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, उसके बाद देखो एक प्रजनन केंद्र है, ये मैंने बता ही दिया, भेड़ प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र और अश्व प्रजनन केंद्र। ये है, ये कहां पर है? हिसार में। ये है, ये कहां पर है? हिसार में प्रजनन केंद्र है। एक बात करें ऊंट प्रजनन केंद्र, सिरसा में है। हिरण पार्क है, ये कहां पर है? हिसार में। ठीक है, हिरण पार्क कहां पर है? हिसार में है। तो ये कुछ प्रजनन केंद्र है जो आपको याद रखने हैं। ये प्रजनन केंद्र कहां कहां पर है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है हमारा दुग्ध का। तो पशुपालन की बात कर रहे हैं तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इसमें देखो बात करें दूध की। सबसे पहले देखो एक तो ये याद रखना है कि जो दूध है वो 55% दूध है हमें भैंस से प्राप्त होता है, 45% दूध है हमें गाय से प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। बात करें दूध की, सबसे पहले तो ये याद रखना है दूध नगरी किसे कहते हैं? दूध नगरी, हरियाणा में दूध नगरी कहते हैं जींद को। भारत में दूध नगरी किसे कहते हैं? भारत में दूध नगरी कहते हैं आनंद को। वाडनगर गुजरात, जहां पर अमूल है, आनंद वाडनगर गुजरात में। ठीक है, और वैसे दूध नगरी किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बात करें दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, केसिन, केसिन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। ठीक है, और बात करें कि इसमें पीएच मान कितना है? 6.4 से लेकर 6.8 ये पीएच मान है। ठीक है, उसके बाद एक चीज ये याद रखना, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? वो केसिन के कारण होता है। अम्ल कौन सा होता है? तो याद रख लेना लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध पर स्टडी कौन करती है? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, 1955 ये इस पर स्टडी करती है, एनडीआरआई करनाल। ठीक है, ये इस पर स्टडी करती है। बात करें वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है बताओ? वर्ल्ड मिल्क डे है वो 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे तो 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति के बात करें, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन को कहते हैं, वर्गीज कुरियन को कहते हैं श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है, तो ये चीज ये याद रखनी है, यहाँ से दूध के बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और बात करेंगे कि यहाँ पर जो पूरे हरियाणा में कहाँ कहाँ पर कौन से पशु है वो जाता है। सबसे पहले तो देखो बात करेंगे घोड़े की। घोड़ा, घोड़ा प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिसार में है। घोड़ा ज्यादा पहले तो था करनाल में, और अब ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम।
बात करें भेड़ की, भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है और भेड़ ज्यादा कहां पर है, भिवानी में। ठीक है। बात करें बकरी की, बकरी प्रजनन केंद्र कहां पर है, लोहारू भिवानी में है। बकरी ज्यादा कहां पर है, सिरसा में। ठीक है। बात करें गाय है, वो ज्यादा कहां पर है, सिरसा में। भैंस ज्यादा कहां पर है, हिसार में है। मुर्रा भैंस ज्यादा कहां पर है, जींद में है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है, हिसार में है। ऊंट ज्यादा कहां पर है, सिरसा में है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, सिरसा में है। खरगोश ज्यादा कहां पर है, खरगोश खरगोश ज्यादा है मेवात में। ठीक है। खच्चर ज्यादा कहां पर है, झज्जर में। ठीक है। बिल्ली ज्यादा कहां पर है, मेवात में। ठीक है। बात करें कि और सुअर ज्यादा कहां पर है, सुअर ज्यादा सोनीपत में है। गधा ज्यादा कहां पर है, पलवल में। ठीक है। हाथी ज्यादा कहां पर है, हाथी हाथी ज्यादा है यमुनानगर में। यमुनानगर में, यमुनानगर में हाथी प्रजनन केंद्र, और याद रखना बस्तूर में है, बस्तूर। बस्तूर यमुनानगर में है। हाथी ज्यादा कहां पर है, यमुनानगर में है। हाथी प्रजनन केंद्र कहां पर है, बस्तूर यमुनानगर में। ठीक है। और बात करें कुत्ता ज्यादा कहां पर है, गुरुग्राम में। कुत्ता ज्यादा कहां पर है, गुरुग्राम में। तो ये कुछ पशु हैं, जो कौन कौन से पशु हैं वो कहां पर ज्यादा है, वो मैंने आपको बताई। आज की जो क्लास है हमारी, जो एग्रीकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री की, वो हमारी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।